हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑनगोइंग सीरीज है साइंस के ऊपर, उसका पार्ट 14 जिसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डिसीजेस के बारे में। और ये जो आप लंबी चौड़ी एक लिस्ट देख रहे हैं, हम इन डिसीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उन डिसीजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो मैं इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर पाया। तो बेसिकली ये ह्यूमन डिसीज़ का पार्ट सेकंड है। इससे पहले जो 13th पार्ट है वो भी ह्यूमन डिसीज़ के ऊपर ही था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप लोग वो देख लीजिएगा। यहाँ पे एक आई बटन आएगा, वहाँ पे जाकर पहले 13 पार्ट देखिएगा और फिर इसको शुरू कीजिएगा। और ये ऐसे सवाल हैं जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं हर तरह के एग्जाम्स के अंदर। आप लोग मेरी और वीडियोस भी देख सकते हैं। आपको ये हैशटैग यूज़ करना होगा स्टडी विद सुनील जिंदल। तो आज देखते हैं पार्ट 14 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो टाई डिसीज़ है ये किस चीज़ की पॉइजनिंग कर कर होता है। इस क्वेश्चन में हम ये भी देखेंगे कि ये होता क्यों है और इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा। बेसिकली जब भी लंबे समय तक कैडमियम पॉइजनिंग हो जाती है, इनके कैडमियम की वजह से बेसिकली ये डिसीज़ होता है। और इसके डिसीज़ के होने से होगा क्या, एक तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, सेकंड थिंग किडनी फेलियर भी ये कर सकता है। और ये बेसिकली जापान के अंदर जो था पहली बार इंडस्ट्रियल पोल्यूशन करके ये हेल्थ प्रॉब्लम देखी गई थी। तो क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता लग गया कि कैडमियम करके टाई डिसीज़ जो है होता है। इस डिसीज़ को ना इट हर्ट्स डिसीज़ भी बोलते हैं, फिर ओच डिसीज़ भी बोलते हैं। और ये नाम जो था वहाँ के लोकलाइट्स ने दिया था जो जापान के अंदर। बेसिकली जो पेनफुल है ना, मतलब जो पेन वर्ड है या पेनफुल है, उसको जापान में जो है टाई बोलते हैं। तो वहीं से इसका नाम जो है टाई डिसीज़ पड़ा, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली एक तरह से बहुत ज़्यादा पेन होता है स्पाइन के अंदर, जॉइंट्स के अंदर। जैसे मैंने बताया था ना कि हड्डियों को सॉफ्ट कर देती है, यानी कि कमज़ोर बनाती है, तो वहाँ पे जो है बेसिकली पेन ही होगा। तो इस तरह जो है इस डिसीज़ का नाम टाई पड़ा और ये होता है कैडमियम की वजह से। नेक्स्ट बात कर रहा है विच सिचुएशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज कैंसर। हालांकि कैंसर जो है पहले तो एक अनकॉमन सी बीमारी थी, लेकिन जो अब इन दिनों में जो कॉमन हो चुकी है। होता क्या है बेसिकली, इस कैंसर ना एक वायरस की तरह, जैसे कंप्यूटर वायरस होता है ना, कि वो एक प्रोग्राम के अंदर खुद को एग्जीक्यूट करके एक तरह से वायरस बना लेता है। उसी तरह से एक अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर। और जो वो सेल है वो एक तरह से एबनॉर्मल सेल है, जिसको कि हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तरह न्यूट्रिएंट मिलता रहता है और वो ग्रो करता रहता है। और जो साउंड सेल हैं, जो अच्छे सेल हैं, उनको ख़त्म करता रहता है। और जैसे ही साउंड सेल कम होंगे और एबनॉर्मल सेल ज़्यादा होंगे तो उस व्यक्ति की जो है वो मृत्यु भी हो सकती है, मौत हो सकती है। अब बेसिकली वही बात है कि अनकंट्रोल्ड सेल हैं जिनको जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी जगह पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट अनकंट्रोल्ड सेल ले पाते हैं और फाइनली स्लोली उस बॉडी की डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो कैंसर को ट्रीट करता है उसको हम बोलेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं फिर से एक आपको ट्रिक याद करवाना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या फिर किसी गली मोहल्ले से कहीं से गुजर रहे हैं, अगर वहाँ किसी डॉक्टर का बोर्ड लगा है तो उसको एक बार देख लिया कीजिए। इसलिए नहीं कि कभी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए कि नॉलेज मिलेगी हमें। वो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट होगा वो उसके बारे में वहाँ पे लिखेगा और हमें इस तरह एक तरह से नॉलेज बढ़ेगी हमारी कि ये डिसीज़ का जो स्पेशलिस्ट है वो ये है। और मान लो ऐसा ही डिसीज़ एग्ज़ाम में पूछ लिया तो आपका नंबर ना फ्री का हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले कल मैंने एक इंडियन पॉलिटी का पार्ट 17 अपलोड किया था, जिसके अंदर मैंने मेजरली डिस्कस किया था कि जो एग्रीकल्चर है वैसे तो वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो फिर किस आर्टिकल के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 3 जो हैं लॉज बना दिए फार्मर्स के ऊपर। तो अगर आप इसके डिटेल में जाना चाहते हैं और काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किया है तो आप यहाँ पे एक आई बटन आएगा, वहाँ पे जाकर इंडियन पॉलिटी का पार्ट 7 ले सकते हैं, 70th, और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए ह्यूमन डिसीज ब्रेक्स आउट अक्रॉस ए लार्ज रीजन ऑफ द वर्ल्ड इट इज कॉल्ड। यानी कि बेसिकली एक ऐसा ह्यूमन डिसीज जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर एक रीजन तक पहुंच जाए, या फिर मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम रीजन तक पहुंच जाए। ये बात तो आप लोग इजीली बता पाएंगे क्योंकि अभी कोविड करके कोविड को एक पेंडेमिक घोषित किया गया था, कोविड-19 को, कोरोना वायरस डिसीज 19, तो इसको हम पेंडेमिक बोलेंगे।
पैंडेमिक के बारे में तो पता लग गया, लेकिन अब एपिडेमिक, एंडेमिक, इन सब चीज़ों के बारे में भी देख लेते हैं, ताकि एक तरह से ना डिफरेंस क्लियर हो जाए। देखने में एक जैसी टर्म है लेकिन फ़र्क है। अब जो एपिडेमिक है ना, बेसिकली उसमें क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इफेक्ट होंगे, या तो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, पॉपुलेशन के, या फिर एक पर्टिकुलर रीजन के। यानी कि बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर रीजन की एक कम्युनिटी है, उस पॉपुलेशन को ये हो गया। लेकिन अगर ये एपिडेमिक बढ़ जाए तो इसको हम पेंडेमिक बोल देंगे। यानी कि एक बड़ी फॉर्म का एपिडेमिक एक पेंडेमिक बन जाएगा, जो कि मल्टीपल कंट्रीज़ में, मल्टीपल कंटिनेंट के अंदर फैल जाता है। यानी कि एपिडेमिक के बड़े रूप को हम पेंडेमिक बोल देंगे। अब बात करते हैं एंडेमिक की। एंडेमिक बेसिकली क्या है, एक पर्टिकुलर कंट्रीज और पर्टिकुलर पीपल के अंदर ही रहेगा, उसको हम बोलेंगे एंडेमिक। और जो एपिजूटिक है, हालांकि आपको एक वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे जू, तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैं एनिमल्स के बारे में, चिड़ियाघर के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये एक ऐसा डिसीज़ है जो लार्ज नंबर ऑफ एनिमल को किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर तंग करता है, उसको बोलते हैं हम एपिजूटिक। तो आई थिंक मैंने चारों ही आपको समझा दिए हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेंडेमिक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम। यानी कि डीपीटी एक वैक्सीन है जो किस चीज़ से हमें बचाती है। बेसिकली ये 3 तरह की बीमारियों का एक इलाज है, जिसके अंदर क्या आती हैं भाई, डाइफेथेरिया, वूपिंग कफ एंड टेटनस। और वूपिंग कफ को हम पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर इनकेस वूपिंग कफ ना आए तो हम पर्ट्यूसिस वर्ड इसके अंदर यूज़ करेंगे। और एक कम्बिनेशन है जो कि एक तरह से बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों डिसीज़ जो हैं ये बैक्टीरिया के द्वारा ही ट्रांसफ़र होते हैं, इनके बैक्टीरिया होता है इनके अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाने से पहले, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर, और आप लोग मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरीज हैं आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं डायरेक्टली सभी क्वेरीज का आंसर खुद ही करता हूँ। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। यानी कि ऑप्शन में 4 डिसीज दिए गए हैं, पूछा गया कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा नहीं होता है। एग्जाम में ना बैक्टीरिया और वायरस के बारे में तो कॉमनली पूछा जाएगा। अगर मैं इन सब तीनों के बारे में बात करूँ, ये तो मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करके हटा था पिछले क्वेश्चन में, अगर नहीं ध्यान है तो पीछे देख लो। इनमें जो एक डिसीज़ है जिसका नाम है एड्स, एड्स जो है वो वायरस करके होता है। कई बार एग्जाम में एड्स की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस करके होता है, जिसको कि हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। तो HIV है तो वी का मतलब वायरस है वहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक आपके लिए भी क्वेश्चन है कि वायरस के लिए, एड्स के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। जैसे हम टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट करवाते हैं ना, उस तरह एड्स के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताएंगे। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि मैं जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग मेरे पूछे हुए क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिखा के उसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे। हालांकि हो सकता है कि आपके अलावा और भी बच्चे लिखे, लेकिन अगर लिखा हुआ है फिर भी आप लोग अपनी पार्टिसिपेशन जरूर दिखाएं इसके अंदर। अब ये कुछ लिस्ट है उन डिसीज़ की जो बैक्टीरिया द्वारा होता है। हमारे एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कोलरा हो गया, लेप्रेसी हो गया, अच्छा जी निमोनिया के बारे में बात करेंगे, टेटनस के बारे में, टाइफाइड के बारे में, TB के बारे में, प्लेग के बारे में, वूपिंग कफ के बारे में। हालांकि ये जो मैंने निशानी लगाई है इनमें से तो क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप नोट करते रहिए। आई थिंक पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि आप नोट्स बनाएं और उनको बार बार रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट बात करेंगे, इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी गोल्डन आर इज रिलेटेड विद। यानी कि जो गोल्डन आर है वो किस चीज़ से रिलेट करता है। बेसिकली ये हार्ट अटैक से रिलेट करता है। अगर मैं बात करूं गोल्डन आर की, वो तो यही है कि जल्द से जल्द फर्स्ट एड मिल जाए किसी भी बीमारी के अंदर। लेकिन पर्टिकुलर गोल्डन आर जो है वो हार्ट अटैक में यूज़ किया जाता है। किस लिए? ताकि जो भी ट्रॉमा पेशेंट है उसको अर्जेंट हेल्प मिल सके, ताकि उसकी मौत होने से बच जाए।
उसके बाद बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू रेगुलेट द हार्ट बीट, यानी कि जो हमारी हार्ट बीट है उसको कौन सा मिनरल जो है वो रेगुलेट करने में ज़रूरी है। तो वो है पोटेशियम, क्योंकि ये हार्ट बीट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। जो आपकी हार्ट बीट है उसको, अगर मैं मतलब कि इंग्लिश इजी वे में बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि ये हार्ट को ट्रिगर करता है ताकि आपकी बॉडी के थ्रू जो है ब्लड को स्क्वीज़ करता रहे, आपकी मसल की मूवमेंट में हेल्प करता है, नर्व्स के वर्क करने में हेल्प करता है, किडनीज को ब्लड फिल्टर करने में हेल्प करता है, यानी कि इतने सारे काम जो है अकेला पोटेशियम करता है हमारी बॉडी के अंदर। और इसको याद रखने के लिए ये एक हल्की सी मैंने इमेज निकाली थी गूगल से, जो कि हार्ट बीट के बारे में बता रही है और ऊपर पोटेशियम भी लिखा हुआ है। उसके बाद फॉस्फोरस के बारे में तो आपको पता ही है, ये हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और आयरन तो पता ही है, इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया डिसीज़ हो जाता है, ये तो मैं बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुका। नेक्स्ट बात कर रहा है इफ़ एल्बुमिन इज रिलीजिंग विद यूरिन देन द फेलियर ऑफ विच ऑर्गन में अकर, यानी कि हमारे यूरिन के थ्रू अगर एल्बुमिन भी रिलीज हो जाए जो कि एक तरह का प्रोटीन है, तो हम कह सकते हैं कि किस ऑर्गन के फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे। एक डिसीज़ है जिसको हम बोलेंगे एल्बुमिनेरिया। बेसिकली ये क्या है, एक तरह का किडनी डिसीज़ का साइन है। अब होगा क्या कि जब आपके पास एल्बुमिन ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा यूरिन के अंदर, तो हम उसको क्या बोल देंगे, एक तरह का ये किडनी डिसीज़ हो जाएगा। और बेसिकली एल्बुमिन क्या है, एक प्रोटीन है जो ब्लड में पाया जाता है। और एक हेल्दी किडनी वो होती है जो एल्बुमिन को ब्लड में से यूरिन के थ्रू पास होने ना दे, यानी कि किडनी सही है तो एल्बुमिन जो है ब्लड के अंदर ही रहेगा बेसिकली। अगर किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो एल्बुमिन जो है ब्लड में से पास होके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और एक डैमेज किडनी जो है वो ऐसा करती ही है। अब अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया अच्छे से, तो इस इमेज के थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे। पहले मैं आंसर मार्क कर देता हूँ, दैट इज़ किडनी। जब ये हेल्दी किडनी है तो आप देख रहे हैं जो ये डार्क ब्राउन कलर दिख रहा है ये एल्बुमिन को शो कर रहा है, रेड है जो है वो ब्लड है, ये है यूरिन। तो हेल्दी किडनी जो है आपको कहीं भी यूरिन के अंदर एल्बुमिन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं डैमेज्ड किडनी की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि यूरिन के अंदर भी एल्बुमिन जो है वो आ चुका है। ब्लड के अंदर तो होगा ही, लेकिन वो पास कर जाता है यूरिन के अंदर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज किडनी। नेक्स्ट बात कर रहा है विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज इफेक्टेड मोस्ट ऑन कीपिंग फास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जब भी लंबे समय तक फास्ट रखा जाए, फास्ट रखने का मतलब क्या है कि ना खाया जाए, लंबे समय तक अगर ना खाया जाए तो कौन सी बॉडी का पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। देखो जो किडनी है ना वो हमारे बॉडी के अंदर एक तरह से फिल्टर करने का काम करती है, यानी कि ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको अलग कर देती है और वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब स्टारवेशन है, यानी कि जब हम भूखे रहते हैं, खा नहीं पाते हैं, तो ये किडनी फेलियर का कारण बनता है। अब मैं इस बात से ये नहीं कह रहा कि जो लोग व्रत रखते हैं वो गलत करते हैं। देखो एक आधे दिन के लिए व्रत चल सकता है, लेकिन अगर व्रत को कंटिन्यू किया जाए कई दिनों तक तो वो किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। क्योंकि आई थिंक एक धर्म भी है जिसके अंदर आई थिंक सलेखा वर्ड बोलते हैं, जिसमें कि इंसान को भूखे रहकर अपने प्राण त्यागने होते हैं। तो जो लोग नॉर्मली व्रत रखते हैं एक आध दिन का, वो अच्छी चीज़ भी है बॉडी के लिए। और उसमें केमिकली क्या होता है बेसिकली, आफ्टर 8 आवर्स विदाउट ईटिंग, यानी कि मान लीजिए जैसे हम पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए नहीं खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट है ना, उससे हमारी बॉडी एनर्जी लेना शुरू कर देती है। अब वही बात है कि बॉडी को तो एनर्जी चाहिए जो कि उसको फैट से मिल रही है, क्योंकि आप खा तो नहीं रहे हो उस दिन। और आपकी बॉडी जो है एक तरह से 24 आवर तक जो फास्ट आप रखते हो उसको ईजिली जो है मतलब झेल पाती है, और जो फैट स्टोर है वहाँ से एनर्जी ले लेती है। लेकिन जैसे ही ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा मतलब भूखे रहने का, तो उस समय पर किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। हाँ, व्रत आप लोग रख सकते हैं एक आध दिन के लिए, वो जो भी आपके माइथोलॉजिकल थिंग्स हैं या जो भी तरीके हैं उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक कोज है वो ये है कि किडनी फेलियर हो सकती है लंबे समय तक भूखे रहने से। उसके बाद बात कर रहा है द रेडियो आइसोटॉप्स यूज इन द डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर, यानी कि जो
फर्स्ट स्टेज है कैंसर की जिसको हम ट्यूमर बोल देते हैं, उसको डिटेक्ट करने में कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज़ रहता है? तो ये होता है जी आर्सेनिक 74। हालांकि 2008 में पेपर रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि आर्सेनिक 74 जो है सक्सेसफुली ट्यूमर को लोकेट करने में हेल्प करता है, जो कि पेट स्कैन के थ्रू इमेजेस ली जाती हैं। अब अगर मैं कोबाल्ट 60 की बात करूँ ना, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। जैसे डिटेक्शन आर्सेनिक करता है, तो कोबाल्ट जो है वो करता है इसकी बेसिकली जो मेडिकल रेडियोथेरेपी होती है जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब होगा क्या कि कोबाल्ट अपनी गामा रेज यूज़ करेगा और जिस बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में कैंसर है वहाँ पर उस सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। आई होप आपको कोबाल्ट और आर्सेनिक में डिफरेंस का पता लग गया। अगर एग्जाम में आएगा तो आप उसको कर पाओगे। एक बार फिर से हम कोबाल्ट 60 का क्वेश्चन लेते हैं जो कि रेडिएशन थेरेपी के अंदर यूज़ होता है। तो कौन सी रेडिएशन ये एमिट करता है? तो अल्फ़ा करता है, बीटा, गामा या फिर एक्सरे। तो एक ये थोड़ी सी मैं एक हल्की सी केमिकल कंपोजिशन यूज़ करना चाहूँगा इसके अंदर कि जो कोबाल्ट 60 है ना, इसका आइसोटोप है, वो क्या करता है बेसिकली ब्रेक डाउन होता है निकल के अंदर। और ये निकल जो है ना स्टेबल निकल है, इससे कोई मतलब कि हार्म नहीं होने वाला। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है एक तरह से गामा रेस प्रोड्यूस करता है जो कि कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं या साइंस बैकग्राउंड रहा था तो आप इस सिंबल को देख के पहचान गए होंगे कि मैं गामा रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे अल्फ़ा को हम ऐसे डोनेट करते हैं, बीटा को इससे डोनेट करते हैं, उसी तरह को गामा को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा रेस। नेक्स्ट बात कर रहा है लुकेमिया के बारे में कि लुकेमिया एक तरह का कैंसर है जो कि किस तरह की जो एबनॉर्मल इंक्रीज है उसकी वजह से होता है। इनके जो चीज़ नॉर्मल है वो तो मतलब एक हेल्पफुल मतलब एक सही नॉर्मल इंसान है, लेकिन अगर उसकी मात्रा एबनॉर्मल बढ़ जाए तब लुकेमिया हो जाता है। तो बेसिकली होता क्यों है ये? बेसिकली लुकेमिया जो है वो ब्लड से रिलेट करता है। मान लीजिए आपको इजी वे से समझाने के लिए कभी आपकी उंगली कट गई तो आपकी उंगली से ब्लड निकलता है। अब उस ब्लड के अंदर क्या क्या है? प्लाज्मा है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं एंड रेड ब्लड सेल हैं। बेसिकली आरबीसी बोलते हैं। तो ये है रेड ब्लड। बेसिकली इनको करपसल्स बोला जाता है लेकिन हम सेल भी बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको सेल की जगह करपसल्स वर्ड देखने को मिले तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वही इसका एग्जैक्ट फॉर्म है, लेकिन हम आरबीसी सेल वर्ड यूज़ कर लेते हैं। हालांकि अब इसकी चलो हम थोड़े साइंटिफिक नाम देखते हैं इसके कि जो आरबीसी होते हैं जिनको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, उनको अगर मैं एक तरह से इनका केमिकल नेम लूँ तो वो हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल जिनको हम बोलेंगे ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। यानी कि तीनों को आपको केमिकल नेम पता लग गए हैं। और ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है ना वो 55% के राउंड होता है। चलो ये बात हो गई कि अब इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या थी, लेकिन हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी ना कि वाइट ब्लड सेल में मैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं ये ल्यूकेमिया से भी रिलेट करता ही करता होगा। तो आप सही समझ रहे हैं। जैसे ही बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल की जो एबनॉर्मल सेल हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, यानी कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होगी तो वो एक तरह से आपकी बॉडी में ब्लड कैंसर बना सकता है। ये जो नॉर्मल ब्लड है इसमें आप देख रहे हैं जो ये रेड ब्लड सेल हैं वो इस तरह के हैं, ये वाले वाइट है और बीच में प्लेटलेट्स भी हैं। ये नॉर्मल ब्लड है, लेकिन मैं ऐसे ब्लड का सैंपल लूँ जिसके अंदर लुकेमिया है तो आप देख रहे हैं कि जो वाइट ब्लड सेल है ना वो ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू आरबीसी। और अगर मैं बोलूँ कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के अंदर कितनी रेशो होनी चाहिए जो कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर होती है, तो वो होती है यानी कि 600 आरबीसी के ऊपर एक डब्ल्यूबीसी और 40 प्लेटलेट्स होने चाहिए। कई बार ना एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो आप देख लीजिएगा कि वाइट ब्लड सेल कितना ज़्यादा कितनी मतलब मात्रा में चाहिए अगर दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए। अगर इनका एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ तो ये आपको ब्लड कैंसर की ओर ले जाएगा और लुकेमिया बोलेंगे उसको, जो कि हम वाइट ब्लड सेल से इसको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहा है सेरेब्रल पैल्सी, जो है वो एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो किस में पाया जाता है? ओल्ड लोगों में, ड्रग एडिक्ट्स के अंदर, स्मॉल चिल्ड्रन के अंदर या फिर लेडीज़ के अंदर। तो ये बात तो अब क्लियर हो गई है कि एक ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है
जो कि बेसिकली देखा जाता है इन्फेंट्स के अंदर या फिर अर्ली चाइल्ड के अंदर। और ये आपकी परमानेंटली बॉडी की मूवमेंट को और मसल कोऑर्डिनेशन को ख़राब कर सकता है। ये इमेज मैंने इसीलिए लिया है ताकि आपको याद रहे कि ये स्मॉल चिल्ड्रन से रिलेट करता है। नेक्स्ट बात कर रहा है जो पोलियो है वो कोज किसके द्वारा होता है, क्या वो बैक्टीरिया है, वायरस है, एक किसी मक्खी मच्छर के काटने से होगा, या फंगिसाइड है यानी कि वो फंगस है। क्योंकि पोलियो से बेसिकली हो क्या सकता है, तो आपकी मतलब एक तरह से ना वो नर्वस सिस्टम को ख़राब करेगा, आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। लेकिन इसको हम इजीली प्रिवेंट किससे कर सकते हैं, पोलियो वैक्सीन से, क्योंकि हमारा इंडिया तो पोलियो फ्री है ही। आपने सुना भी होगा दो बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन जो हैं वो ऐड करते रहते हैं कि जब बच्चे छोटी उम्र में होते हैं तो उनको पोलियो वैक्सीन जरूर दी जाए। अब ये हो कैसे कैसे सकता है, कंटेमिनेटेड वाटर या फूड से हो सकता है, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के कंटेक्ट में आने से भी हो सकता है। ये कुछ इसके सिम्टम है, जैसे हेडेक हो गया, आपके पेन हो गया, या फिर पेट में इशू हो गया, नर्वस सिस्टम में इशू हो गया, पैरालिसिस हो गया। और आप देख भी रहे हैं कि पोलियो ग्रस्त अगर मैं किसी इंसान की बात करूं तो आप उसको ना बॉडी के अंदर अनइवन चेंजेस पाएंगे। जैसे देख सकते हैं ये बाजू बिल्कुल ठीक है, ये देखो कितनी पतली है, इधर से आप नीचे से भी देख सकते हैं, यानी कि एक तरह से उसको कोई ना कोई इशू रहेगा ही रहेगा। और ये किसकी वजह से होता है, ये है वायरस की वजह से। अब पिछला क्वेश्चन वायरस के बारे में था, तो हम पोलियो वैक्सीन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, एक डेंजरस डिसीज़ है जो कि बच्चों को हैंडीकैप भी बना सकता है, और हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको तो ये अफेक्ट करता ही करता है। तो इसकी जो वैक्सीन बनाई थी वो बनाई थी जोनस साक ने। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया है, लेकिन हम साथ में एक दो ऑप्शन और देख रहे हैं, जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भाई डिस्कवर किया था किसको, पेंसिलिन को। एग्जाम में पूछ लेते हैं। और एक नाम और इम्पोर्टेंट है, एडवर्ड जिनर। एडवर्ड जिनर ने बेसिकली क्या किया था, जो वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स के लिए वो बनाई थी, तो इसलिए इनका नाम तो मेडिकल फील्ड में अच्छे से जाना ही जाता है। और हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो है जॉन सॉक। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर सेशन अच्छा लगे और आपको लग रहा है कि बेसिकली आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये वीडियोज़ आपके फ़ायदे के लिए ही बनाई जा रही हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अपने स्टडी जो ग्रुप है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, व्हाट्सएप पे है, इंस्टाग्राम पे है, टेलीग्राम पे है, व्हाट्सोएवर किसी पे भी है, आप लोग शेयर कीजिए ताकि आपका तो फ़ायदा हुआ है, किसी और का भी फ़ायदा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।